आप लोगों के लिए रे ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। बच्चा सबसे पहली चीज़, हम कॉन्वेक्स लेंस को तो जानते ही हैं क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप ध्यान से देखो तो हम बचपन से सीख के आए इस तरीके का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस की अगर आप एक खास बात देखते हो तो कॉन्वेक्स लेंस की खास बात ये होती है कि लाइट को कन्वर्ज करता है। लाइट को क्या करता है बच्चा? कन्वर्ज करता है। जैसे दो लाइट गई तो ये इसको क्या कर देगा बच्चा? एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। एक्चुअल बच्चे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेस होते हैं, एक होता है S1 और एक होता है S2। हमें इसके थ्रू रिफ्रैक्शन समझना है ना, इसके थ्रू क्या समझना है हमको? रिफ्रैक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा होगा बट इतना उम्मीद है कि क्रिस्टल क्लियर आपके हो जाएगा। ध्यान से बस समझिएगा। हम लोग एक एक करके सरफेस को पढ़ेंगे। पहले S1 सरफेस के लिए पढ़ेंगे, फिर S2 सरफेस के लिए पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए S1 सरफेस से बताऊंगा और इस वाले नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें S2 सरफेस के लिए बताऊंगा। और हम लोग लेकर के चलेंगे ऑब्जेक्ट को, आई मीन रे को, रेयरर टू डेंसर। ठीक है, कौन से रेयरर टू डेंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों आती है वो ये आती है कि आप सबसे पहले एक इस तरीके का सरफेस बनाएंगे। बना लिया, ये हो गया एक सरफेस। इसको इस तरीके से कर देंगे, ये और ये। बहुत बढ़िया बात। फिर सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज, इसको आप पोल दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पता है ये लेंस इधर बनना है तो इसका जो सेंटर पार्ट होगा वो इधर को होगा, ये तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। यस, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं इसका क्या हो जाएगा बच्चों जी? सेंटर। यहाँ पे हो गया इसका सेंटर, हमने मान लिया ऐसा सेंटर। अब हमको सामने ऑब्जेक्ट रखनी है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रखेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसको हमने ओन नाम दे दिया। ऑब्जेक्ट से क्या निकलती है जरा बच्चों बताइए? रे। तो ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगी? रे। तो ये देखिए ये गई हमारे पास एक प्यारी सी रे विच इज़ इंसिडेंट रे। अब आपको पता है नॉर्मल डलता है। नॉर्मल हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटर से डलता है। कहाँ से डलता है? सेंटर से। जैसे मानिए लेंस ऐसा है, एक्चुअल में आप इसे करोगे तो इस तरीके का ये स्फीयर बनेगा, है ना। हम क्या, ये इसका सेंटर है। तो अगर आप इस पे इस तरीके से एक लाइन गिराएंगे, इस तरीके से एक लाइन गिराएंगे जिनको आप रेडियस बोलते हैं, तो सारी रेडियस जो होती है वो सरफेस से कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब जो नॉर्मल हमारा दलेगा बेटा, वो नॉर्मल जो दलेगा वो कुछ इस तरीके का नॉर्मल होगा। बोलो जी क्लियर। इसको आप नाम दे सकते हैं कितना? n। बहुत बढ़िया बात। अब बच्चे एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग को पता है ये कौन सा मीडियम है? रेयरर। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। क्योंकि मैं लेंस के अंदर की बात कर रहा हूँ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? n1। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? n2। कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया बात। आपको पता है जब भी आप रेयरर टू डेंसर जाते हो तो लाइट जो है वो बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जो इमेज बनेगी हमारी फाइनल, वो मेरे बच्चे यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगी। बहुत बढ़िया बात। ये चीज़ क्लियर, क्योंकि लाइट जो है वो बेंड हो गई। सबसे पहली चीज़, जिस एंगल से आई नॉर्मल के साथ, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? आई। बहुत बढ़िया बात। जिस एंगल से मेरे बच्चे बेंड हुई है उस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल आर। बहुत बढ़िया बात। इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे तीन एंगल को हमको कंसीडर करना है, विच इज़ अल्फा, बीटा एंड गामा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। तीन एंगल को कंसीडर करना है। अल्फा एंगल वो होता है बच्चा जो ऑब्जेक्ट के साथ फॉर्म्ड होता है। बीटा एंगल वो होता है जो इमेज के साथ फॉर्म्ड होता है। गामा एंगल वो होता है जो सेंटर के साथ फॉर्म्ड होता है। ठीक है, बाकी आप किसी को भी कुछ भी मान लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। रिलेशन हमारा करेक्ट आना है, बट फिर भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो अल्फा आप ऑब्जेक्ट से मान लो, बीटा आप इमेज से मान लो एंड गामा आप सेंटर से मान लो। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर। तो हम अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर। अल्फा जो है वो दिस इज अ एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना बेटा। और बीटा की अगर आप बात करते हो, विच इज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। और बच्चे जो गामा है, विच इज एंगल सबटेंड बाय द सेंटर, मीन्स COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो जी क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर हो गई बच्चों? बहुत बढ़िया बात। आपको पता है इधर आपने क्या रखा है? U ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? U। ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज R। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे बच्चे जो पड़ा है वो हमारा क्या बना है? इमेज। तो ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी ये क्या कहलाएगी? दिस इज इमेज। आई होप इतनी चीज़ बच्चों के क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? सबसे पहले हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? अप्लाई स्नेल्स
लॉ। जैसे ही बेटा आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, आप जानते हो विच इज़ N1 के साथ साइन आई, N1 साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन आर। बहुत बढ़िया बात, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। एक्चुअल में हम ये मानते हुए चलेंगे बेटा कि ये जो एंगल हैं जो आपने आई बनाए हैं, आर बनाए हैं, विच आर वेरी स्मॉल, विच आर वेरी स्मॉल, दैट्स वाई बच्चा जो साइन आई होगा विच इज़ नियरली इक्वल्स टू आई, एंड जो साइन आर होगा विच इज़ नियरली इक्वल्स टू आर। बहुत बढ़िया बात। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी N1 आई N2 आर। इक्वेशन कौन सी हो जाएगी है? बहुत बढ़िया, इतनी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया बात। अब हमको बच्चा ये अल्फ़ा, बीटा और गामा का यूज़ करके इसे यू, आर और वी की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहला एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आएगा बच्चा कि आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, विच इज़ नियरली इक्वल्स टू पी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें जो है बहुत क्लियरिटी से दिख जाएँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम एम नाम दे देंगे और इस पॉइंट को हम एन नाम दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया बात। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग सारे एंगल निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको आई की वैल्यू और आर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आई की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। आई की वैल्यू की बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, आई वाला जो ट्राइंगल आ रहा है वो ये आ रहा है, ये ये और ये। आप ध्यान से देखो, ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल आ रहे हैं ना बच्चा। तो यानी कि आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू विच इज़ अल्फ़ा प्लस गामा। बहुत बढ़िया बात, अल्फ़ा प्लस कितना, गामा। बहुत बढ़िया बात, ये चीज़ क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया बात। उसके बाद बच्चा हमको बीटा की टर्म्स में निकालना है। तो बीटा की टर्म्स में क्या होगा, सॉरी बच्चों थोड़ा सा जुकाम हो रखा है तो हो सकता है एक दो बार आपको दिक्कत हो, बट कोशिश पूरी करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। बच्चा अब ये वाला ट्रायंगल, आर वाला आप ट्रायंगल देखो, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल बनना है, ये दोनों इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर वाले दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है। तो गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस कितना, बीटा। यहाँ से आर चाहिए तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विच इज़ गामा माइनस बीटा। ये वाली वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे अपनी प्लेस करिए इक्वेशन 1 में, यानी कि इसको आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। N1 आई की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस गामा, N2 आर की जगह क्या रखेंगे आप लोग, गामा माइनस बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप जब आप 10 अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख सकते हो तो अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा लिख सकते हो। इसी तरीके से सारे एंगल्स को अपनी तरीके से कन्वर्ट कर लो। N1 इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा 10 गामा, N2 10 गामा माइनस 10 बीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक एक करके सबकी वैल्यू निकाल लो। N1 इज इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अल्फ़ा परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, ये बेस आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, यानी कि ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, यानी mn अपॉन ओ एम। बहुत बढ़िया बात। क्या हो गया बच्चा, mn अपॉन ओ एम प्लस 10 गामा। देखिए गामा का है हमारे पास, ये है ट्राइंगल, ये वाला आ रहा है, ये वाला। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये वाला। तो ये हो गया गामा विच इज़ परपेंडिकुलर विच इज़ बेस, ठीक है ना। तो mn अपॉन एम सी सॉरी बच्चों, mn अपॉन एम सी। वीडियो बनानी ज़रूरी थी, तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ना और पढ़ाना दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना बच्चों। 10 गामा, गामा देखिएगा बेटा क्या है, वही mn अपॉन एम सी, mn अपॉन एम सी। बहुत बढ़िया बात। माइनस बीटा, बेटा निकाल लेते हैं। बीटा के लिए ये पूरा ट्रायंगल आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है ना, ये पूरा ट्रायंगल आ रहा है सॉरी, mn अपॉन एम आई, mn अपॉन एम आई, mn अपॉन एम आई। बहुत बढ़िया बात। थोड़ा डेरिवेशन बड़ा जरूर होगा बट पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से समझाऊँ। N1 बेटा mn तो आप कॉमन ले सकते हो, अपॉन में बचा, मतलब एक अंदर बचा 1 अपॉन ओ एम, 1 अपॉन एम सी। यहाँ से भी mn आप कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा बच्चा 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम आई। mn से mn कैंसिल,
N1 1 अपॉन ओ एम की अगर आप बात करेंगे तो ओ एम ये है, दिस इज ओ एम। ये सारे डिस्टेंस, इसको आप पोल मानोगे, इसको पोल मानोगे, मतलब आप ये समझोगे एम एन जो है वो नियरली एन पी के इक्वल है। तो ये यू विच इज नेगेटिव यू। एम सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एम सी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज आर, उस साइड पर है, दैट्स वाई पॉजिटिव, बराबर एन टू 1 अपॉन एम सी इज आर माइनस एम आई, दिस इज वी। बहुत बढ़िया बात, इमेज है ना, इसलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन वन अपॉन माइनस यू एन वन अपॉन आर बराबर एन टू अपॉन आर माइनस एन टू अपॉन वी। बहुत बढ़िया बात, इधर इधर लेकर के जाइए, एन वन अपॉन माइनस यू एन टू अपॉन वी बराबर एन टू अपॉन आर माइनस का एन वन अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अच्छे से, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, ब्रैकेट के अंदर एन टू माइनस एन वन। दिस इज द रिलेशन of the refraction due to the surface if the light ray is travel from rarer to denser in the convex mirror। तो आई होप बच्चों क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, रे डायग्राम बना लीजिएगा और बहुत अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा और उससे कॉपी पेन ले करके प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये बेहतर समझ आएगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको बच्चा वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा तो शायद चैनल कुछ हल्का फुल्का ग्रो हो पाएगा। तो प्लीज़ हेल्प मी, चैनल को सपोर्ट करिए, आपका अपना ही चैनल है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।